मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। Especially it is because a lot of students are under stress. My discussion and dialogue with you is about mental health. We are in month of May, which is month of mental health awareness. वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन मई के महीने में अगर विश्व में ये चुना गया है तो अच्छा है। ऐसा कौन है जो मानसिक स्वास्थ्य की संभावनाओं से, उसकी शक्तियों से परिचित नहीं? हमारा मन, शरीर, मस्तिष्क, ये वातावरण जिसमें हम पलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, और समाज, ये सारे एक साथ मिलकर हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ जिस तरह विश्व में अनेक घटनाएं घटती हैं या आदमी के जीवन में घटनाएं घटती हैं, वे कभी कभी इतनी अधिक दुखदायी हो जाती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं पाई जाती। वस्तुतः बहुत से लोग मानसिक दबाव में जी रहे हैं। हमें विशेषकर अपने छात्रों के बारे में ध्यान देना है। उनकी समस्याओं के बारे में इस कोर्स में चर्चा की जाएगी। इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में, कोई भी छात्र मानसिक दबाव क्यों महसूस करता है, उसके कारण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, उनके पेरेंट्स का, अभिभावक का, उनके गार्जियंस का, उनके दोस्तों का क्या कर्तव्य है, वो किस तरह अपने पास दी गई संभावनाओं को अपने दोस्तों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह ड्रग्स, अल्कोहल और स्ट्रेस की समस्या को कम किया जा सकता है, किन्हें करना चाहिए और ये कैसे होगा। हर आदमी इस प्रयास में रहता है कि वो एक अच्छी जीवन शैली जिए, उसे अच्छी उत्पादकता मिले और उसका जीवन सुचारू रूप से चले। किसी को तनाव में जीने की आदत पड़े, ये तो अच्छा नहीं, लेकिन उम्र में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब कई घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं घट जाती हैं जिनका प्रभाव जीवन तक रहता है। सामाजिक परिवर्तनों में जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा या कहीं भूचाल हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई सामाजिक आपदा आई, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, लोगों में गरीबी बढ़ी। आज समाज में जितने भी शोध पत्र आए हैं, ये एक ही बात दिखाते हैं कि मनुष्य के जीवन की उत्पादकता को समाज के तनाव से अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरा, हमारे मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों की जड़ें भी इसी समाज के तनाव में जड़ी हुई। इसलिए समस्या का समाधान आसान नहीं है, प्रयास पर जोर देने की आवश्यकता है। और ये सारे प्रयास किसी एक के लिए या सभी के लिए एक तरह के नहीं हो सकते। सभी का जीवन अलग है, सभी की जीवन शैली अलग है, सभी समाज में अलग अलग धाराओं में बह रहे हैं, सभी की समस्याएं अलग हैं, इसलिए सभी के उत्तर अलग अलग तरीके से बनाए गए। कहीं परिवार में सिर्फ माँ है या पिता है, और कहीं परिवार में 3 पुश्तों के लोग साथ रहते हैं। कोई छात्र स्कूल जाता है तो 4 किलोमीटर दूर जाता है, किसी के दरवाजे पे बस आती है। दोनों की समस्याएं एक नहीं है।
मानसिक स्वास्थ्य की समस्या सामाजिक स्वास्थ्य की समस्या है, और सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में परिवर्तित होती हैं और हमारे जीवन में घातक परिणामों को लाती हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे अपनी जान दे देते हैं। 20, 30, 40 हज़ार से ज़्यादा इसका प्रयास करते हैं। जब कभी अखबारों में खबर छपती है उस दिन हड़कंप मचता है, उसके बाद सन्नाटा। हर आदमी का यह विश्वास होना चाहिए कि वो जो प्रयास करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी, और हर कोई इसमें भागीदार है। चाहे आत्महत्या की समस्या हो या डिप्रेशन की समस्या हो, अगर हम उस पर छोड़ दें कि जो शख्स अकेला है वो अकेला अपनी समस्याओं का उत्तर प्राप्त करे, ढूंढे, तो ऐसा होता नहीं। ऐसा पाया गया है कि जहां परिवार लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उन लोगों की समस्याओं में सुधार बहुत जल्दी होता है। न केवल सुधार जल्दी होता है, सुधार की गुणात्मकता भी अधिक होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं, और इसका विशेष फोकस, विशेष बिंदु छात्रों में मानसिक तनाव, छात्रों की मानसिक कठिनाइयाँ और छात्रों में आत्महत्या के प्रयास की समस्याएं हैं। मुझे अवसर मिला है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे छात्रों से, उनके माता पिता, दोस्त, उनके अध्यापक, जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो अपनी आत्महत्या के कारण हमें छोड़कर चले गए। हमारी उनसे चर्चा क्या होती है? As a doctor, as a psychiatrist, what do we interact with the parents whose children attempt suicide? अगर वो पहले से हमारे इलाज में किसी बीमारी की वजह से होता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या कुछ भी, तो पहला सवाल आता है, डॉक्टर आपको भी मालूम नहीं पड़ा? ये सवाल बहुत दुखदाई है, और ये हमें उस रिसर्च की तरफ ले जाता है जहां हम ढूंढ रहे हैं कि सुसाइड बिहेवियर के कुछ मार्कर्स हैं या नहीं। क्या ऐसा कोई भी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हो, ब्रेन स्कैन हो, कुछ भी हो, जो ये हमें बता सके कि इस व्यक्ति में सुसाइड की समस्या हो सकती है या उसकी जोखिम अधिक है? But unfortunately, we have no markers. We have no biological, social markers to definitely predict whether a suicide can happen or it cannot happen. It always comes as a surprise. People in the profession do have their own feeling, their judgment that Mr. X is at a high risk. And this is limited particularly to a small group of people who have mental disorders. But suicide is not a mental disorder. Let's not be mistaken. हमें भूल नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या के विचार मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक बीमारियों में आत्महत्या के विचार आते हैं, मानसिक बीमारियों वाले लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, और मानसिक बीमारी वाले लोग आत्महत्या करने में सफल हो जाते हैं। ये तीनों बातें सही हैं, मगर जैसा कि पाया जाता है पूरे पॉपुलेशन में कम से कम किसी भी समय 10% लोग अपने सर में आत्महत्या का विचार लेकर घूम रहे होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी मॉल में गए और वहाँ
10,000 लोग हो गए, 5,000 लोग। 10% of people at any given time have ideas of trying to hurt them. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये करेंगे. Only a fraction of people who have ideas of suicide go on to attempt suicide. But everyone who attempts suicide has a pre-existing idea of suicide, and therefore the presence of ideas of suicide are the definite markers. So अगर घर में या कहीं या किसी दोस्तों की महफिलों में कोई ये बात करता है कि अब मुझे नहीं जीना है, अब बस हो गया, या ऐसा कहता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं जान दे दूं, तो इसे हंसी में उड़ा देना, जैसा कि हम हमेशा करते, शायद ठीक नहीं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और अगर ये समझ में आए कि ये बार बार कोई भी शख्स अपनी जान लेने की बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं जो जोखिम में है, जिसे आपके मदद की आवश्यकता है, जो आपकी मदद के बगैर ठीक नहीं हो सकता। And therefore it is important that you act rationally, immediately, without delay, in a proper manner, arranged to provide professional help. And that's the way, one of the ways to prevent suicide in our society. हमारे आसपास ये लोग होते हैं जो आत्महत्या के लिए अधिक जोखिम में होते हैं, हमारे साथ बैठे हुए होते हैं। मुझे एक केस याद है, एक पति पत्नी शाम को टेलीविज़न देख रहे थे। पति की उम्र होगी करीब 60 साल। टेलीविज़न में ब्रेक का टाइम आया। जेंटलमैन गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, went into his garage, pulled out his gun and tried to shoot him. भगवान की मर्जी थी, वो बचे और उन्हें साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ टीम ने उनका इलाज किया। बात यह है कि जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि आपने तुरंत उठ के ये काम किया, सुसाइड, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया। ऐसे भी लोग, ऐसे भी समस्याएं, ये कहना मुश्किल है कि ऐसे इंसानों में लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन था या नहीं था, या जो कुछ सूचनाएं उन्होंने दी वो सही दी, गलत दी, अच्छी दी, पूरी दी या नहीं दी, मगर suicide attempt comes as a biggest surprise in life. समाज में अनेक समस्याएं हैं और हम सभी किसी न किसी समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं जिस समस्या की बात आपसे करना चाहता हूं वो छात्रों की आत्महत्या की समस्या है। लोग छुप छुप कर इसकी बातें कभी कभी करते हैं, मगर आजकल इनकी संख्या अधिक हो जाने के कारण ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय हो या ना हो, इस समस्या ऐसी है जिसका समाधान आवश्यक है। जब किसी दिन कोई छात्र अपनी क्लास में नहीं आता और सिर्फ उसकी खबर आती, एक सन्नाटा होता है, और वो सन्नाटा ये कहता है
कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी समस्याओं को समझा गया था, जाना गया था या नहीं जाना गया था, ये प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाते हैं। इसलिए समाज में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और मिलजुल कर इस पे काम करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय में काम करता रहा हूँ। बहुत से लोग, माता पिता जिनके बच्चों ने आत्महत्या का प्रयास किया, या वे अनुभवक जिनके बच्चे हमसे दूर चले गए, उनसे मिला हूँ, उनसे चर्चा की है, उनका इलाज किया है, पढ़ा है, जाना है, कुछ अनुभव किया है। और इन आधारों पर ये कह सकता हूँ कि दुनिया भर में ये विश्वास है कि आत्महत्या की समस्या रोकी जा सकती है, आत्महत्या के प्रयास रोके जा सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। इसके कई कारण, हम इन कारणों में जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य आज की चर्चा का उस कोर्स के बारे में बात करना है जो हम अध्यापकों के लिए बना रहे हैं। मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें मातृत्व में है। मानसिक स्वास्थ्य फलता फूलता स्कूलों में है। अपने अध्यापकों, अभिभावकों के बीच रहते हुए लोग ये सीखते हैं कि चुनौतियों को चुनौती कैसे देना है, मगर उन्हें शायद यह भी जानने की आवश्यकता है कि अपनी समस्याओं का वार्तालाप कैसे करना है। लोगों को यह भी जानना है कि वे दूसरों की समस्याओं को पहचान सकें। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी, समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाए। जिन्हें समस्या है उन्हें कहने की शक्ति होनी चाहिए, और जो उस समस्या को पहचान सकते हैं या जिनके पास उस समस्या को पहचानने की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम उस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जिसमें स्कूल के, कॉलेज के अध्यापक अपने आप को सहज रूप से इसके लिए उत्तरदायी पाए। ना तो ये किसी शिकायत का प्रश्न है, ना किसी लांछन का प्रश्न है। ये प्रश्न आयु का है, जीवन का है, लोगों के दुख दर्द का है। दुनिया भर में शोध हुए और उन सभी तरीकों में जिनसे आत्महत्या की समस्याएं रोकी जा सकती है या कि उनके प्रयास करने वालों की संख्या कम की जा सकती है, उनमें से पहला कारगर तरीका है प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षित होंगे लोग, मैंने देखा है कि अस्पतालों में बहुत सी बातें नर्सेस, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव है, उन्हें उसमें इंटरेस्ट है, उसमें उनकी रुचि है, लोगों में उनकी रुचि, जिनके साथ वो काम करते हैं। इसलिए अनुभव और आज के जो तथ्य हैं, जो शोध से जितने हुए निष्कर्ष हैं, इन सबको मिलाकर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इसे अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाना आवश्यक है। पहली बात आती है कि हम लोगों को ये बताएं कि
आत्महत्या की समस्या है क्या? आत्महत्या की समस्या मानसिक स्वास्थ्य की एक परछाई है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये बताता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आप कितने तनाव में हैं, कितने तनाव में हो सकते हैं, आपके जीवन की पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, आपका रहन सहन, आपके दोस्त मित्र, आपके मानसिक शक्ति का वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है आत्महत्या के विचारों। ये मानसिक बीमारी नहीं है, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। दुर्भाग्य से समाज में एक विचार फैला हुआ है, पागलपन, मानसिक रोगी। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। सारी बीमारियां इसी शरीर और इसी मन की हैं। हम जानते हैं कि हमारा मन, मस्तिष्क और बदन एक साथ काम करते हैं, तब जाके हमारी शारीरिक भौतिक क्रियाएं चलती है। और जब भी इनके सामंजस्य में समस्या होती है, कोई न कोई विकार या विघ्न उत्पन्न होता है, और हम इसी विकार की बात कर रहे हैं। जब भी मन और मस्तिष्क के सामंजस्य में उतार चढ़ाव आता है, मानसिक समस्या होती है। इसी तरह की एक समस्या आत्महत्या के विचार। कुछ लोग जिन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं वो उसे रोक नहीं पाते, और कुछ लोग, अधिकतर लोग उस पर सक्षम होते। फर्क, ये जो फर्क है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वे कौन से कारण हैं जिसमें एक व्यक्ति जिसमें आत्महत्या का जोखिम अधिक है वो प्रयास कर लेता है, उसे रोक नहीं पाता, और दूसरा व्यक्ति उसे सक्षम है रोकने में। इन बातों की चर्चा आत्महत्या के तथ्यों के विषय में होनी चाहिए। ये सभी जानते हैं, अखबारों की खबर है कि साल में 10,000 से ज़्यादा लोग, बच्चे, ज़्यादा छात्र आत्महत्या से मर जाते हैं। विश्व में कोई भी आंकड़े सही नहीं है, सारे आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह है, वो चाहे WHO के हो, भारत सरकार के हो। पश्चिम के देशों में कहा जाता है कि 5 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी है। हमारे यहाँ के आंकड़े बताते हैं 16 से 17% लोगों को मानसिक बीमारी है। मगर आत्महत्या के बारे में जो आंकड़े हैं, उनके बारे में ये निश्चित तौर से कहा गया है कि ये सही नहीं है। ये कम करके बताए जाते हैं। हकीकत में आत्महत्या के बारे में जो सूचनाएं हैं, ये कहा जाता है कि कम से कम 6 से 7 गुना लोग आत्महत्या करते हैं, जिन आंकड़ों को हम जानते हैं। हम आत्महत्या से जो लोग मर चुके हैं, चले गए हैं हमें छोड़कर, वो एक तरह के आंकड़े। मगर कितने लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, इसके आंकड़े भी सही उपलब्ध नहीं है। किसी देश में ये 10 गुना है, कहीं 15 गुना है, परंतु प्रश्न आंकड़ों का नहीं है। आंकड़ों से दुख नहीं बयान होते। मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की सकारात्मकता के लिए और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को रोकने के लिए इसके बारे में चर्चा हर पाठ्यपुस्तक के पहले पन्ने पर होनी चाहिए।
क्योंकि वहीं से तो सब शुरू होता है। पहले दिन से ये चिंता शुरू होती है स्कूल में, कॉलेज में, कि हमारी समस्याएं क्या है। इसलिए जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करें, आत्महत्या की चर्चा स्वाभाविक है। जब आत्महत्या की चर्चा होती है तो मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा भी स्वाभाविक है। दरअसल छात्रों के बारे में बात करते समय हमें उनके मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की बात करना। उनकी सभी चुनौतियों में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां पहले नंबर की। असलियत में सारी चुनौतियां मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए जब हम इसके बारे में तथ्य दे रहे हो तब न केवल आत्महत्या की समस्या क्या है इसके बारे में जानने के लिए अपने आसपास देखने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों में मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोग पारिवारिक समस्या से जूझते हैं और बहुत से लोग अपने दोस्तों, पीयर प्रेशर या एक दूसरे से स्पर्धा में, कंपटीशन में लगे रहते हैं। किसी में छात्रों में डिप्रेशन की समस्याएं हैं, अल्कोहल, गांजा, भांग की समस्या है, प्रताड़ना, संघर्ष, ग्लानि, अनेक तरह के मनोवैज्ञानिक भावनाओं से संबंधित कारण है इसके। दूसरा सवाल आता है कि क्या हम इसे पहचान सकते हैं? निश्चित रूप से इसे वे लोग पहचान सकते हैं जिनके साथ लोग रहते हैं। परिवार के लोग हों, मित्र मंडली हो, यार दोस्त हों, स्कूल के लोग हों, वो अवश्य ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होने की संभावना अधिक है। हर व्यक्ति जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की संभावना, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या की संभावना है, उसमें आत्महत्या के विचारों की भी संभावना अधिक है। अपने देश में रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जो किसी भी समय आत्महत्या के विचार से जूझते रहते हैं। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, विश्वास नहीं होता, मगर जो शोध पत्र सामने आए हैं उनका ये निष्कर्ष। और जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि वे कौन से मार्कर हैं, वे कौन से पहचान है जिससे आत्महत्या करने वाले को निश्चित रूप से जाना जा सकता है, तो वह व्यक्ति जिसमें आत्महत्या के विचार आते हैं वो सबसे अधिक जोखिम में होता है। वह छात्र जो डिप्रेशन का शिकार है सबसे अधिक जोखिम में होता है। वह लोग जिनमें अल्कोहल या ड्रग्स की समस्या है उनमें आत्महत्या की समस्याएं अधिक होती हैं। परिवार में अगर मानसिक बीमारी रही है या बचपन कठिनाइयों से गुजरा हो, जिसमें प्रताड़ना हुई हो, जिसमें बालक को या बालिकाओं को अब्यूज किया गया हो, फिजिकली, सेक्सुअली, वो निश्चित कारण है जो किसी भी क्राइसिस में या किसी भी समस्या में ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ मोड़ सकते हैं। इस
परिवेश में ये देखा जाता है कि हम आत्महत्या के रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें हर देश अपने अपने हिसाब से समस्या का निदान करता रहता है और आवश्यक है कि पहचानने की सुविधा, समय पर मदद, सुविधाओं का उपलब्ध कराना, ये 3 बातें मुख्य हैं। इसलिए सबसे पहला काम कि क्या हम अपने लोगों को ये प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वे इसे पहचान सकें। सुविधाएं उत्पन्न करने का काम सरकारों का है, समाज के लोगों का है और लोग करते हैं और आशा की जाती है कि इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं कि प्रशिक्षण से आत्महत्या की समस्या को रोका जा सकता है, तो हम अध्यापकों के इस प्रशिक्षण की ही बातें क्यों करते हैं। ये बहुत रोमांचकारी विषय है। गुरुजनों के प्रभाव को, गुरुजनों के महत्व को कौन नहीं जानता। परंतु कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। टीचर्स या अध्यापक हमारे जीवन में माता पिता के बाद पहले रोल मॉडल है। उन्होंने हमारे छात्रों के, बच्चों के मन को नग्न, नया, नवीन देखा, उस पर लिखा है। छात्रों के मन पर अध्यापकों के हस्ताक्षर होते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं वो जीवन भर के लिए मेंटर रहते हैं, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। इसलिए हम उन व्यक्तियों की बातें कर रहे हैं जो हमारे जीवन में उस समय आए हैं जब हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो रहा था और मस्तिष्क की कोशिकाएं परिपक्व होती हैं अनुभव से। छात्रों को, बच्चों को जो अनुभव जन्म के बाद इस वातावरण से मिलता है वो उनके मेमोरी सिस्टम में या मस्तिष्क के विभिन्न अंगों में इकट्ठा होता है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचाने में आगे लोग काम में लाते हैं। इसलिए जो अनुभव बचपन में मिल जाता है, अच्छा या बुरा, वो जाता नहीं। अध्यापकों की भूमिका इस संदर्भ में और अधिक है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के साथ खड़े होते हैं जब वो बच्चा किसी क्राइसिस में होता है। वो ही एक रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। मान लीजिए किसी छात्र को कोई समस्या है तो पहला कांटेक्ट टीचर ही है। टीचर को ही काउंसलर के रूप में देखा गया। यही वो उम्र है जब लोग सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। सामाजिक कौशल का बड़ा महत्व है। जीवन की समस्याएं सुलझाने में, तनाव से छुटकारा पाने में, व्यवस्था बनाने में लोग अपने मानसिक कौशल का ही उपयोग नहीं करते, अपने सामाजिक कौशल का भी उपयोग करते हैं। अंत में जिस कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ उसमें 4 खंड होंगे। पहले खंड में हम आत्महत्या के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरे खंड में इस बात की चर्चा होगी कि जो लोग आत्महत्या
कर सकते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए। तीसरे खंड में ये बात होगी कि वे कौन कौन से इलाज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को कम किया जा सकता है। और चौथे खंड में इस बारे में चर्चा होगी कि कोई भी अध्यापक उस छात्र से कैसे व्यवहार करे जो आत्महत्या कर चुका है, आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करने के बाद वापस अपने घर में आते हैं, उनकी मानसिक दशा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शर्म, हया, इन छात्रों की मानसिक दशा जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है, बहुत कठिन विषय है। और एक पूरा कैसे इनके जीवन में सुधार लाया जाए, चौथे खंड में इस पे चर्चा है। इस पे इस बात की भी चर्चा है कि मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक शक्तियों को किस तरह बढ़ाया जाए। वे कौन से तरीके हैं पढ़ाई के, जीवन शैली के, जिंदगी जीने के, हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनका लाभ हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान के लिए उठा सकते हैं। मुझे आशा है जब ये कोर्स शुरू होगा आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। एक्शन। मैंने कहा है कि आत्महत्या की समस्या का मतलब मानसिक बीमारी की समस्या की बात नहीं है, परंतु ये भी सच है कि कुछ लोगों में, कुछ छात्रों में मानसिक बीमारियां भी हैं। और जिन लोगों में मानसिक बीमारियां हैं वे आत्महत्या के लिए अधिक जोखिम में पाए जाते हैं। इसलिए इस पर भी बात करनी होगी। वी हैव टू टॉक अबाउट द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, mental illness, suicide behavior, and substance abuse. The four things together make a cluster of problems. On top of that, there are issues of psychological challenges. The situations, the emotions which are challenging to a student, like peer pressure, academic pressure, parental pressure, etc. So let us see the other two groups. One, those who have a diagnosable mental disorder. Number of various research give different data, but by and large, in school, in colleges, say about 15, 17, 18% people do have one or the other kind of mental disorder. It can be depression, it can be ADHD, what is known as attention deficit hyperactivity disorder, can be autism, can be alcoholism or substance abuse, bipolar disorder. Some of them do have schizophrenia and serious mental illness. So let us say maybe 10%. 1 out of 10 students may have a diagnosable mental disorder. And this particular group is certainly at the highest risk of attempting a suicide. There is another group of people who are vulnerable for mental disorder, who may develop mental disorder, who do not show the sign at the time you are talking to them. Those signs are not obvious.
but they have increased likelihood of developing so in next 6 months, 1 year, 2 years. And they are in the phase of transition. So these two groups of students are highly vulnerable, they are at a higher risk. It is found that most of the youth are students who attempt serious suicide attempt, make a serious suicide attempt, get admitted to the hospitals, most often get a label of mental disorder. It is not very common to discharge, when you discharge a patient of attempted suicide, and say that there was no mental disorder, because most of the people who come to the hospital come with serious mode of attempt and serious type of suicide attempt, have severe psychopathology, that is serious nature of problem. So how do we identifying mental disorder is by itself a challenging task, but with proper information, accurate mental health information for teachers and parents, it is possible to diagnose before it becomes a major mental health issue. For example, depression is a majorly important issue, which is thoroughly controllable, manageable, curable. We should not use the term cure because there is no evidence for that. But there is a lot of advancement in management of depression. There are new medication, newer psychological methods, more awareness amongst people with internet and information explosion around and information being available. But whether it has gone to the rural areas and all areas in our health sector, whether people working in the health sector are aware about possibility of suicide due to mental health problems, their awareness is also an issue. So the school, the community center, the hospitals, the after discharge plan, policies for follow-up, looking after students' well-being after discharge from the hospital. All these issues are closely knitted. They are integrated and ingrained into each other. Leaving one behind will be leaving a wide window open for the problem to reemerge. For example, if a mental disorder has been treated, the treatment needs to be continued according to the professional advice. And it is important for the school and admin also to understand that. What happens that some student attempt suicide due to depression, they come to the hospital, they get treatment, they have their strength and they save themselves and return back to those school. Now, many times there is relapse. Many times there are medication side effects. Many times suicide attempt is related to medication side effect also. So this needs to be monitored. With the fear of school pressure or academic pressure, if the parents choose to stop medication or if they choose not to disclose that what's going on, then ultimate victim is the student who then develops a bigger episode, a major, much bigger episode of depression and suffers too much. All these are manageable and preventable situations that I am referring to. Therefore, treatment of mental disorder is an important and major step and has, in fact,
we are much more confident, we can say with much more confidence that suicide is preventable because we have better treatment for mental disorders now. Same applies to the subgroup of alcoholism and substance use disorder. The drug-seeking behavior, the harmful use of drugs. That program has also been very successful, and outcome is good. But if it is not treated early, if the early intervention is not done, it is very difficult to really control substance abuse and alcoholism, which takes a toll on life. The total productivity of life is much more compromised in presence of a mental disorder, a substance use disorder, alcoholism, and stigma. Stigma itself brings a major emotional liability on people who have suffered mental disorder. So one way to identify potential suicide is to identify mental disorder and provide treatment for mental disorder. The second is to identify alcoholism and drug abuse problem and provide further treatment. Now the resource infrastructure and networking is a challenge. I think the resources are increasing and gradually it will build up. But till that the care is provided in the doorstep, we must develop liaison and networking to take advantage of the situation, of the expertise which is available in community, if not in villages, then semi-rural areas and urban areas, etc. However, it is desirable that all villages and every household has access to care. That's most important, that you have someone who is suffering from depression and the teacher identifies that there is depression, but he doesn't know what to do and how to help this boy, how to help this young girl who suffers from depression. Finally, when we ask the students what could have been done so that you would not have attempted suicide. And often they have said that, I don't know, but often they have said that if my family wanted, I would have talked to them. And therefore, the increasing trend of breakage in the family dialogue, information and communication is becoming a serious matter. So to sum up, I can say that the program, that educational program that's being developed is for training the teachers, addressing their questions, giving them a content which is evidence-based fact, providing them information how to identify suicidal thoughts, processes and behavior, how to arrange for the treatment, what treatment works, what doesn't work, how to best use the resources that they have, and asking for more empowerment, because it is an initiative which is public health initiative, and they are going to be, the teachers are going to be the main change maker for the society. And finally, mental disorder, treatment of mental disorders and orientation for family physicians, which is also an important component. So the module will have sufficient material and will provide opportunity to interact with teachers, address their issues and see what best can be done.
समाज में अनेक समस्याएं हैं और हम सभी किसी न किसी समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं जिस समस्या की बात आपसे करना चाहता हूं वो छात्रों की आत्महत्या की समस्या है। लोग छुप छुप कर इसकी बातें कभी कभी करते हैं, मगर आजकल इनकी संख्या अधिक हो जाने के कारण ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय हो या ना हो, ये समस्या ऐसी है जिसका समाधान आवश्यक है। जब किसी दिन कोई छात्र अपनी क्लास में नहीं आता और सिर्फ उसकी खबर आती, एक सन्नाटा होता है और वो सन्नाटा ये कहता है कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी समस्याओं को समझा गया था, जाना गया था या नहीं जाना गया था, ये प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाते हैं। इसलिए समाज में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और मिलजुल कर इस पे काम करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय में काम करता रहा हूं। बहुत से लोग, माता पिता जिनके बच्चों ने आत्महत्या का प्रयास किया, या वे अनुभवक जिनके बच्चे हमसे दूर चले गए, उनसे मिला हूं, उनसे चर्चा की है, उनका इलाज किया है, पढ़ा है, जाना है, कुछ अनुभव किया है और इन आधारों पर ये कह सकता हूं कि दुनिया भर में ये विश्वास है कि आत्महत्या की समस्या रोकी जा सकती है, आत्महत्या के प्रयास रोके जा सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। इसके कई कारण हैं, हम इन कारणों में जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य आज की चर्चा का उस कोर्स के बारे में बात करना है जो हम अध्यापकों के लिए बना रहे हैं। मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें मातृत्व में है। मानसिक स्वास्थ्य फलता फूलता स्कूलों में है। अपने अध्यापकों, अभिभावकों के बीच रहते हुए लोग ये सीखते हैं कि चुनौतियों को चुनौती कैसे देना है, मगर उन्हें शायद यह भी जानने की आवश्यकता है कि अपनी समस्याओं का वार्तालाप कैसे करना है। लोगों को यह भी जानना है कि वे दूसरों की समस्याओं को पहचान सकें। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी, समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। जिन्हें समस्या है उन्हें कहने की शक्ति होनी चाहिए, और जो उस समस्या को पहचान सकते हैं या जिनके पास उस समस्या को पहचानने की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम उस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जिसमें स्कूल के, कॉलेज के अध्यापक अपने आप को सहज रूप से इसके लिए उत्तरदायी पाए। ना तो ये किसी शिकायत का प्रश्न है, ना किसी लांछन का प्रश्न है। ये प्रश्न आयु का है, जीवन का है, लोगों के दुख दर्द का है। दुनिया भर में शोध हुए और उन सभी तरीकों में जिनसे आत्महत्या की समस्याएं
रोकी जा सकती है या कि उनके प्रयास करने वालों की संख्या कम की जा सकती है, उनमें से पहला कारगर तरीका है प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षित होंगे लोग, मैंने देखा है कि अस्पतालों में बहुत सी बातें नर्सेस, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव है, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट है, उसमें उनकी रुचि है, लोगों में उनकी रुचि, जिनके साथ वो काम करते हैं। इसलिए अनुभव और आज के जो तथ्य हैं, जो शोध से जितने हुए निष्कर्ष हैं, इन सबको मिलाकर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इसे अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाना आवश्यक है। पहली बात आती है कि हम लोगों को ये बताएं कि आत्महत्या की समस्या है क्या। आत्महत्या की समस्या मानसिक स्वास्थ्य की एक परछाई है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये बताता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आप कितने तनाव में हैं, कितने तनाव में हो सकते हैं, आपके जीवन की पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, आपका रहन सहन, आपके दोस्त मित्र, आपके मानसिक शक्ति का वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है आत्महत्या के विचारों। ये मानसिक बीमारी नहीं है, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। दुर्भाग्य से समाज में एक विचार फैला हुआ है, पागलपन, मानसिक रोगी। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। सारी बीमारियां इसी शरीर और इसी मन की हैं। हम जानते हैं कि हमारा मन, मस्तिष्क और बदन एक साथ काम करते हैं, तब जाके हमारी शारीरिक भौतिक क्रियाएं चलती है। और जब भी इनके सामंजस्य में समस्या होती है, कोई ना कोई विकार या विघ्न उत्पन्न होता है, और हम इसी विकार की बात कर रहे हैं। जब भी मन और मस्तिष्क के सामंजस्य में उतार चढ़ाव आता है, मानसिक समस्या होती है। इसी तरह की एक समस्या आत्महत्या के विचार। कुछ लोग जिन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं, वो उसे रोक नहीं पाते, और कुछ लोग, अधिकतर लोग, वो उस पर सक्षम होते। फर्क, ये जो फर्क है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वे कौन से कारण हैं जिसमें एक व्यक्ति, जिसमें आत्महत्या का जोखिम अधिक है, वो प्रयास कर लेता है, उसे रोक नहीं पाता, और दूसरा व्यक्ति उसे सक्षम है रोकने में। इन बातों की चर्चा आत्महत्या के तथ्यों के विषय में होनी चाहिए। ये सभी जानते हैं, अखबारों की खबर है कि साल में 10,000 से ज़्यादा लोग, बच्चे, ज़्यादा छात्र आत्महत्या से मर जाते हैं। विश्व में कोई भी आंकड़े सही नहीं है। सारे आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह है, वो चाहे WHO के हो, भारत सरकार के हो। पश्चिम के देशों में कहा जाता है कि 5 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी है। हमारे यहाँ के आंकड़े बताते हैं 16 से 17% लोगों को मानसिक बीमारी है। मगर आत्महत्या के बारे में जो आंकड़े हैं, उनके बारे में ये निश्चित तौर से कहा गया है कि ये सही नहीं है। ये कम करके बताए जाते हैं। हकीकत में आत्महत्या के बारे में जो सूचनाएं हैं, ये कहा जाता है कि कम से कम
6 से 7 गुना लोग आत्महत्या करते हैं, जिन आंकड़ों को हम जानते हैं। हम आत्महत्या से जो लोग मर चुके हैं, चले गए हैं हमें छोड़कर, वो एक तरह के आंकड़े, मगर कितने लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, इसके आंकड़े भी सही उपलब्ध नहीं है। किसी देश में ये 10 गुना है, कहीं 15 गुना है, परंतु प्रश्न आंकड़ों का नहीं है। आंकड़ों से दुख नहीं बयान होते। मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की सकारात्मकता के लिए और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को रोकने के लिए इसके बारे में चर्चा हर पाठ्यपुस्तक के पहले पन्ने पर होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से तो सब शुरू होता है। पहले दिन से ये चिंता शुरू होती है स्कूल में, कॉलेज में, कि हमारी समस्याएं क्या है। इसलिए जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करें, आत्महत्या की चर्चा स्वाभाविक है। जब आत्महत्या की चर्चा होती है तो मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा भी स्वाभाविक है। दरअसल छात्रों के बारे में बात करते समय हमें उनके मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की बात करना। उनकी सभी चुनौतियों में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां पहले नंबर की। असलियत में सारी चुनौतियां मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए जब हम इसके बारे में तथ्य दे रहे हो, तब न केवल आत्महत्या की समस्या क्या है इसके बारे में जानने के लिए अपने आसपास देखने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों में मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोग पारिवारिक समस्या से जूझते हैं और बहुत से लोग अपने दोस्तों, पीयर प्रेशर या एक दूसरे से स्पर्धा में, कंपटीशन में लगे रहते हैं। किसी में, छात्रों में डिप्रेशन की समस्याएं हैं, अल्कोहल, गांजा, भांग की समस्या है, प्रताड़ना, संघर्ष, ग्लानि, अनेक तरह के मनोवैज्ञानिक भावनाओं से संबंधित कारण है इसके। दूसरा सवाल आता है कि क्या हम इसे पहचान सकते हैं? निश्चित रूप से इसे वे लोग पहचान सकते हैं जिनके साथ लोग रहते हैं। परिवार के लोग हों, मित्र मंडली हो, यार दोस्त हों, स्कूल के लोग हों, वो अवश्य ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होने की संभावना अधिक है। हर व्यक्ति जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की संभावना, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या की संभावना है, उसमें आत्महत्या के विचारों की भी संभावना अधिक है। अपने देश में रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जो किसी भी समय आत्महत्या के विचार से जूझते रहते हैं। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, विश्वास नहीं होता, मगर जो शोध पत्र सामने आए हैं उनका ये निष्कर्ष। और जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि वे कौन से मार्कर हैं, वे कौन से पहचान हैं जिससे आत्महत्या करने वाले को निश्चित रूप से जाना जा सकता है, तो वह व्यक्ति जिसमें मानसिक
जिसमें आत्महत्या के विचार आते हैं वो सबसे अधिक जोखिम में होता है। वह छात्र जो डिप्रेशन का शिकार है सबसे अधिक जोखिम में होता है। वो लोग जिनमें अल्कोहल या ड्रग्स की समस्या है उनमें आत्महत्या की समस्याएं अधिक होती हैं। परिवार में अगर मानसिक बीमारी रही है या बचपन कठिनाइयों से गुजरा हो, जिसमें प्रताड़ना हुई हो, जिसमें बालक को या बालिकाओं को अब्यूज किया गया हो, फिजिकली, सेक्सुअली, वो निश्चित कारण है जो किसी भी क्राइसिस में या किसी भी समस्या में ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ मोड़ सकते हैं। इस परिवेश में ये देखा जाता है कि हम आत्महत्या के रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें हर देश अपने हिसाब से समस्या का निदान करता रहता है और आवश्यक है कि पहचानने की सुविधा, समय पर मदद, सुविधाओं का उपलब्ध कराना, ये 3 बातें मुख्य हैं। इसलिए सबसे पहला काम कि क्या हम अपने लोगों को ये प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वे इसे पहचान सकें। सुविधाएं उत्पन्न करने का काम सरकारों का है, समाज के लोगों का है और लोग करते हैं और आशा की जाती है कि इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं कि प्रशिक्षण से आत्महत्या की समस्या को रोका जा सकता है, तो हम अध्यापकों के इस प्रशिक्षण की ही बातें क्यों करते हैं। ये बहुत रोमांचकारी विषय है। गुरुजनों के प्रभाव को, गुरुजनों के महत्व को कौन नहीं जानता, परंतु कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। टीचर्स या अध्यापक हमारे जीवन में माता पिता के बाद पहले रोल मॉडल है। उन्होंने हमारे छात्रों के, बच्चों के मन को नग्न, नया, नवीन देखा, उस पर लिखा है। छात्रों के मन पर अध्यापकों के हस्ताक्षर होते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं वो जीवन भर के लिए मेंटर रहते हैं, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। इसलिए हम उन व्यक्तियों की बातें कर रहे हैं जो हमारे जीवन में उस समय आए हैं जब हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो रहा था, और मस्तिष्क की कोशिकाएं परिपक्व होती हैं अनुभव से। छात्रों को, बच्चों को जो अनुभव जन्म के बाद इस वातावरण से मिलता है वो उनके मेमोरी सिस्टम में या मस्तिष्क के विभिन्न अंगों में इकट्ठा होता है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचाने में आगे लोग काम में लाते हैं। इसलिए जो अनुभव बचपन में मिल जाता है, अच्छा या बुरा, वो जाता नहीं। अध्यापकों की भूमिका इस संदर्भ में और अधिक है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के साथ खड़े होते हैं जब वो बच्चा किसी क्राइसिस में होता है। वो ही एक रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। मान लीजिए किसी छात्र को कोई समस्या है तो पहला कांटेक्ट टीचर ही है।
टीचर को ही काउंसलर के रूप में देखा गया। यही वो उम्र है जब लोग सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। सामाजिक कौशल का बड़ा महत्व है जीवन की समस्याएं सुलझाने में, तनाव से छुटकारा पाने में, व्यवस्था बनाने में। लोग अपने मानसिक कौशल का ही उपयोग नहीं करते, अपने सामाजिक कौशल का भी उपयोग करते हैं। अंत में जिस कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ उसमें 4 खंड होंगे। पहले खंड में हम आत्महत्या के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरे खंड में इस बात की चर्चा होगी कि जो लोग आत्महत्या कर सकते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए। तीसरे खंड में ये बात होगी कि वे कौन कौन से इलाज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को कम किया जा सकता है। और चौथे खंड में इस बारे में चर्चा होगी कि कोई भी अध्यापक उस छात्र से कैसे व्यवहार करे जो आत्महत्या कर चुका है, आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करने के बाद वापस अपने घर में आते हैं उनकी मानसिक दशा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शर्म, हया, इन छात्रों की मानसिक दशा जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है बहुत कठिन विषय है और एक पूरा कैसे इनके जीवन में सुधार लाया जाए, चौथे खंड में इस पर चर्चा है। इस पे इस बात की भी चर्चा है कि मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक शक्तियों को किस तरह बढ़ाया जाए। वे कौन से तरीके हैं पढ़ाई के, जीवन शैली के, जिंदगी जीने के। हमारे पास कौन सी सुविधाएं हैं जिनका लाभ हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान के लिए उठा सकते हैं। मुझे आशा है जब ये कोर्स शुरू होगा आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूँगा। मुझे अवसर मिला है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे छात्रों से, उनके माता पिता, दोस्त, उनके अध्यापक जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो अपनी आत्महत्या के कारण हमें छोड़कर चले गए। हमारी इनसे चर्चा क्या होती है? As a doctor, as a psychiatrist, what do we interact with the parents whose children attempt suicide? अगर वो पहले से हमारे इलाज में किसी बीमारी की वजह से होता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या कुछ भी, तो पहला सवाल आता है, डॉक्टर आपको भी मालूम नहीं पड़ा? ये सवाल बहुत दुखदाई है और ये हमें उस रिसर्च की तरफ ले जाता है जहां हम ढूंढ रहे हैं कि सुसाइड बिहेवियर के कुछ मार्कर्स हैं या नहीं। क्या ऐसा कोई भी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हो, ब्रेन स्कैन हो, कुछ भी हो, जो ये हमें बता सके कि इस व्यक्ति में सुसाइड की समस्या हो सकती है या उसकी जोखिम अधिक है? But unfortunately, we have no markers. We have no biological, social,
markers to definitely predict whether a suicide can happen or it cannot happen. It always comes as a surprise. People in the profession do have their own feeling, their judgment that Mr. X is at a high risk. And this is limited particularly to a small group of people who have mental disorders. But suicide is not a mental disorder. Let's not be mistaken. हमें भूल नहीं करनी चाहिए. आत्महत्या के विचार मानसिक बीमारी नहीं है. मानसिक बीमारियों में आत्महत्या के विचार आते हैं. मानसिक बीमारियों वाले लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं और मानसिक बीमारी वाले लोग आत्महत्या करने में सफल हो जाते हैं. ये तीनों बातें सही हैं, मगर जैसा कि पाया जाता है पूरे पॉपुलेशन में कम से कम किसी भी समय 10% लोग अपने सर में आत्महत्या का विचार लेकर घूम रहे होते. आप कल्पना कीजिए कि आप किसी मॉल में गए और वहाँ 10,000 लोग होंगे, 5,000 लोग. 10% of people at any given time have ideas of trying to hurt them. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये करें. Only a fraction of people who have ideas of suicide go on to attempt suicide. But everyone who attempts suicide has a pre-existing idea of suicide, and therefore the presence of ideas of suicide are the definite markers. So अगर घर में या कहीं या किसी दोस्तों की महफिलों में कोई ये बात करता है कि अब मुझे नहीं जीना है, अब बस हो गया, या ऐसा कहता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं जान दे दूं, तो इसे हंसी में उड़ा देना, जैसा कि हम हमेशा करते, शायद ठीक नहीं. इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए. और अगर ये समझ में आए कि ये बार बार कोई भी शख्स अपनी जान लेने की बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं जो जोखिम में है, जिसे आपके मदद की आवश्यकता है, जो आपकी मदद के बगैर ठीक नहीं हो सकता. And therefore it is important that you act rationally, immediately, without delay, in a proper manner, arranged to provide professional help. And that's the way, one of the ways to prevent suicide in our society. हमारे आसपास ये लोग होते हैं जो आत्महत्या के लिए अधिक जोखिम में होते हैं, हमारे साथ बैठे हुए होते हैं. मुझे एक केस याद है. एक पति पत्नी शाम को टेलीविज़न देख रहे थे. पति की उम्र होगी करीब 60 साल. टेलीविज़न में ब्रेक का टाइम आया. Gentleman got up from his chair, went into his garage, pulled out his gun and tried to shoot him. भगवान की मर्जी थी, वो बचे और उन्हें साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ टीम ने उनका इलाज किया. बात यह है कि जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि आपने तुरंत उठ के ये काम किया, so he said, I don't know, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया. ऐसे भी लोग, ऐसे भी समस्याएं, ये कहना मुश्किल है कि ऐसे इंसानों में लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन था या नहीं था, या जो कुछ सूचनाएं उन्होंने दी वो सही दी, गलत दी, अच्छी दी, पूरी दी या नहीं दी. मगर suicide attempt comes as a biggest surprise in life.
to prevent the problem of suicide, we have to first understand what it means to us and what it means to the young students who finally end up in crisis and attempt suicide. So the course that is there in front of you is in 4 parts. The first one deals with the facts about suicide. A lot of research is going on in our country, like in many other countries. Indian society is a diverse society. Therefore, the problems change from one state to another state to another community. It is not possible to really develop one policy and say that this is for specific suicide prevention. Every country keeps on doing something according to the mandate that's given from international organizations. And I would like to mention that in the Government of India initiative of developing suicide prevention policy is a very welcome commitment to reduce suicide by 10% at the end of 2030. And I think it's for the first time that the program has been developed and policy has been developed and logistics are in place, and I hope and I'm confident that things will move on and things will change. So this first part will consist of facts about suicide. What is suicide? And in the second part we are talking about what are the risk factors? What is behind those attempts, ideas, and how to identify? And who should identify? The parent, the teacher, and when they go to the doctor, it's the responsibility of the family doctor or other doctors who face or listen to these students. It is not necessary that a mental health problem will manifest only with mental health symptoms. A number of times people have physical symptoms and they continue to go to different doctors who are well trained in physical illnesses. It is also their responsibility to find out, identify, and do necessary intervention. In fact, training the family physicians program is a very effective program to prevent suicide behavior. It has been very successful. So some of the achievements which are there in front of us from various countries, which have been able to reduce suicide rates successfully, are giving help, providing immediate help, access to care that we call, increasing awareness, dealing with stigma, developing structured programs, providing training, teachers training, doctors training, developing dialogue, improving awareness by various campaign, which involves media, of course. It's a major part. Media plays a major role in suicide prevention. So the first part is the content fact, the second is how to identify the risk factors, and the third consists of what exactly can prevent, what intervention we can do, what should we do, what kind of treatment, help, support, whether it is counseling or talking to the parents or dealing with alcohol and drug problem or arranging hospital services or looking after the subject of the patients who are discharged from the hospital after an attempted suicide, and rehabilitating people who have made a suicide attempt back into the academic system or in the professional system or in the workplace. That's another piece of work that's very important to be done. Finally, we know that it is a fight between the mind, between the nature and type of pressure that individuals feel,
and the mental strength that they have and the support system which is available. So the three put together. So the first component is what is the foundation. Whether somebody who is having a suicidal idea is able to control these thoughts and not act, that's point one. Second, whether the person is aware, has information that in this situation I should seek help, that's the second part of this initiative. So we have to find methods to increase the self-worth, mental strength, and there are a lot of programs which people apply in their life. Programs in the family, in the school, in the college. And there are many types of psychological skills which people can learn, like problem-solving skills. Or one can develop a program which has comprehensive components in which you deal with personality development, character building, teaching how to solve the problems, innovative methods of thinking, creative thinking, trying to train them to find alternatives, increasing their stress level threshold, so can they tolerate stress, how do they handle stress, dealing with the conflict situations, making choices in their life. They want to be autonomous, need for autonomy. How do they handle the crisis? The students, the young students, they want to be complete man and complete woman. To do everything, be socially responsible, be responsible to family, be responsible to themselves, to achieve, have a good partnership, have a relationship which is meaningful. So in order to be able to accomplish and satisfy yourself, to be judicious and active and successful on all fronts, may be possible, may not be possible, but people try. But during the trial, the stress builds up. In trying to cope and accomplish, the stress builds up. And we have to let students know how to deal with their stress, how to deal with their stressful situations. Now when we talk about pressure on students, it's a complex topic in fact, but it is unavoidable. We have to talk about it. There are 3-4 corners from where the pressure builds up on the mind of young individuals. As I said, one is what they are, their own self-worth, what they want to do, what they want to accomplish. As I said, they want to achieve everything that is necessary, that they aspire. Then the pressure builds up from peer group, their friends. They are achieving, so you want to achieve, and you want to achieve no lesser than the other person achieves. And you see your achievement never in an absolute value, but always in a relative term. So if somebody scores 98%, he's not satisfied because somebody else has scored 99%. Then the pressure also comes from institutions, policies, programs, academia, curriculum. Pressure comes from the families, comes from parents. Looking at the complex nature of society, parents are trying to do everything and they believe that their efforts will translate into direct benefit of happiness and satisfaction for their children. I do not know how correct I am in stating this, but one has to be really judicious to pick up
what to select and how to make career choices, how to conduct the dialogue. Making career options itself is another source of pressure. Making relationship choices is another source of pressure. So there are pressures from socio-economics corner, from domestic corner, from illness, from parents, from peer groups, friends, and expectations. You have high expectation from yourself. And at the same time, you have an inability to assess yourself. Hardly we train people to look into within, introspect, and find out what is real worth, who you are. If you are trying for a particular career, are you aware what that career is? Do you have information? Do you know the challenges? It is not a discouragement if you seek proper information before making career choices. There is no shame if you feel that it is difficult and I should not do it. Developing capacity to say no is the strength of personality which children need to learn. Having strength to say to yourself that yes, I will. That's the character one has to develop. So this can be, there are a number of psychological skills, like I said, problem solving skills, conflict resolution skills, teaching people how to make alternative choices, teaching them methods to relieve their stress through innovations, art, music, yoga, and many other psychophysiological interventions, what we call. Anything that brings a harmony between mind, brain, and social forces. That will stabilize the way you think, the way you want to do things. That will tell you how to take decisions, how to make judgments. An informed error is a better error than uninformed error. So first, it is important that we are able to give whole piece of information to students that yes, there is help available, no problem. Yes, some of you may be vulnerable because of number of reasons. That's perfectly okay. That does not make somebody less and somebody big. There is no issue of comparing one human body to another human body. There are problems. There are answers. There is evidence of success in front of you. In number of countries, in number of research projects, and it has been demonstrated that particular initiative for reducing suicide is successful. So the major challenge for people who want to work in the field of suicide prevention is to find out how to really do things with local culture, tradition, and resources available in a manner which is economically doable, in a manner in which you can connect with your society. कितने मिनट का वक्त है? The training involves important component, how to learn. In this training, teachers, parents and others will get information what they can do, and will also get information
what they can do for themselves, how to teach, how to handle situation, how to develop communicability, dialogue. When we come to this perspective of psychological skill development or developing special skills of mental health issues, it's entirely personal choice. There is no one single skill which is effective, but all skills are having merits to add to your personality, to your learning pattern. People talk about, we believe practices like yoga in schools is helpful in not only keeping you physically fit, but teaching you the art of modulating yourself, handling situations, thinking correctly, handling your emotions and thought process, identifying the barriers and dealing with those barriers. It is recommended that Yoga Kriya, Yoga Abhyas must begin in the schools. Often people ask this question that, why do you say so? And as I mentioned earlier, that formative years are the years when the brain cells learn how you will behave, how these cells will behave in future. And therefore, when the concepts are being built up, when the memory storage is being utilized, when a pattern is being set, when value system is being formatted, when you are learning, and that's the time you need to learn correct methods of regulations, self-regulation, self-awareness, self-assessment. Children need to learn, and we need to tell them how to really build their self-esteem, self-confidence. What is the meaning of positive thinking? How positive thinking helps. These are the content of our spiritual lessons, whether it is coming from Bhagavad Gita, whether it is coming from principles of Gautam Buddha. All of us are listening to mindfulness activities, treatments. It's very popular and in thing in the Western countries. But what is this? What exactly is the content? The content is to teach you, to identify walking in the middle of the ground, middle of the road. Give up extreme positions. If you have very hard position against yourself and you are unable to handle anger, you are unable to handle your impulsivity, you are unable to handle emotional reaction, make error of judgment in expressing your emotions in time, place and person, that will create a problem for and set a chain of problems in your life. So this is taught in psychological intervention. People have done research and this is a popular treatment. But whatever you do,
The focus is, can we change social situation? Yes, if you can certainly change social situation to a certain extent. But if you cannot, then how do you cope with the situation which is stressful? Many times we say that if problems will be over, the person will be all right and there will be no other issue. But that's not correct. Problems are going to be there. We have to have the skills to manage these problems, different sets of problems. So mothers have to play an important role to see that habit of education, health, discipline, communication, dialogue, handling distress is taught in the childhood, and the child is emotionally healthy, emotionally evolved, is able to learn things from surrounding. Fathers have their own role to play, and similarly when children grow, they have the responsibility to take control of their life. Many things might happen because of lack of knowledge or awareness. But who does not know that drugs are harmful? Who does not know that ganja kills the nerve cells? Who does not know that if you drive rash on a highway, you're risking your life? Thus, mere information is not sufficient. The same information is therapeutic in somebody and is not therapeutic in somebody else. Because you are fighting your own personality traits. You have impulsivity which is built in your brain system. You don't recognize that and you will end up with the trouble of rash driving, alcoholism, suicide behavior, frequent fights, low moods, hopelessness, helplessness, ideas of suicide. So that's a chain reaction itself. So normal emotions, when they function within the range of normalcy, things are okay. But when they are out of range, and we also have inability to recognize and control that, that's the time of beginning of the problem. And as I said, that transition begins from going towards healthy state of mind to mental illness state. So there are some people, some children who are at high risk, but self-development is good for everybody. All adolescents and children should be taught lessons for evolving themselves. You practice psychological methods, perfectly okay. You want to practice religious methods, welcome. You want to practice spiritual lesson, perfect. But there are a number of ways which will enhance your self-worth. Finally, what matters is how you look at yourself and how do you deal with your mental conflicts. So in this, we will have opportunity to discuss how various methods can evolve a person to a level where you can fight not only your own problems, but problem of society, problem of your friends, problem of your relatives. Building youth mental health or having a healthy individual is not only philosophical thought, it's a reality that you need a young mind, but you need a healthy mind.
So the course is dedicated towards it, with objective to prevent suicide in young individuals. There will be information about self-development, evolution, and the way we train people with evidence to inform what works, what has worked in other places and other countries. MD.DPM.FRCPsych.FAPAPsychiatrist. premiumbeat.com. 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 premiumbeat.com.
Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. I read it. Okay. I want to talk to you about student suicide prevention. And particularly, I am going to describe why do we need to train teachers for prevention of suicide among students. Suicide is a public health problem, as we all know. And we are fully aware how serious student suicide problem is. About more than 10,000 students kill themselves every year. It's one student every hour dying due to suicide in India. And we all know that it is highly underreported. But what about those who attempt suicide? Their numbers are phenomenal. Not exact statistics are known. But statistics do not tell the full story. The story of suicide behavior is a story of mental health. How people deal with problems in their life. How students are coming under pressure from all corners of life. How social transformation is taking place. Competitiveness is increasing. Problems like addiction, depression, mental health, other disorders are becoming far more prevalent. The whole life is changing, and the speed with which it is changing
people are finding it difficult to catch up and remain mentally healthy. So, if suicide is a problem which is preventable. The second fact is that suicide behavior is a window to mental health. It tells us all about what's going on in someone's life. In children, in adolescence, adulthood, and elderlies. There are people who are highly vulnerable to suicide attempt in all sections and all cross sections of societies. Out of experience and research has shown that there are methods by which suicide can be prevented. And one of the methods is training and education, particularly for students. So I'm here discussing about a forthcoming course for training of teachers of high school, intermediate, university school, colleges, to provide them training, how they can self-learn, number of things about suicide and what action they should take, how proactive they can be to prevent suicide. This course is in 4 parts. Part 1 deals with the facts about suicide. We need to tell them very clearly what suicide behavior is as far as the research goes and as far as the experience of people who deal with suicide behavior or people who deal with people who attempt suicide. These facts, a number of other facts, whether we can predict it or we cannot predict it. These facts are content of the first part of the course. The second part of the course is how do we identify. So we need to train our teachers how to identify signals, depressed mood, problems in communication, the fear, and other psychological symptoms which children and adolescents show before they attempt suicide. And what are the high risk factors? Who all are the candidates who are highly vulnerable to attempt a suicide? These are the contents of section 2 of this module. And in section 3, we are going to discuss about what to do when you come across a potential person who is in crisis, and also a person who has attempted suicide. There are various methods of treatment, and out of all the methods, one which is most successful is program-based intervention. If you do the same thing in an organized, consistent pattern, the results changes because people believe in you. They know that services which are being talked about today are going to be there tomorrow. They're not going to vanish. And you know that the way you are working today, you have structured a program, you have certain components to implement the crisis intervention, counseling, training, giving information, talking to parents, etc. So in a program-based intervention, there is a consistency. Of course, psychiatric intervention or psychiatric treatment is required for those who are suffering from psychiatric disorders. I must mention that suicide behavior is not a mental illness. It is wrong to think like that. Suicide behavior is a reflection of your mind, how distressed you feel.
And in the last, that is the fourth part, I'm proposing to discuss how to take care of a person who has just recovered from an attempted suicide, and how to make a logistical arrangement for continuing the curriculum. Should we change the curriculum? Should the exam pattern be changed? Should the behavior, how do you manage the behavior of peers? How do you handle a person who has attempted suicide back in school? How do you welcome him? What are his emotions? How to deal with that? So we need to provide information. We may call it training, we may call it education or information. But in the first part, about 8 hours of information is simply sufficient to sensitize people to deal with the stigma, learn the technique of talking to the students with open-mindedness, identify risk factors, and make arrangements for utilizing the helpful resources, that is the hospital, the clinics, and the councils. I'm sure when the teachers training program is fully in place, you will join. I will try my level best to address the questions that come before me. But I am confident that once we begin, the teachers training program is there to stay. And it is one such program amongst all available programs which make a difference to life of a potential suicide. It has the capacity to prevent suicide. Lastly, the question is often asked, why do we talk about teachers training program? Well, we all know what is the significance of teachers in our life. They shape your personality, they shape your future, they mentor you. They've seen your fears, they've seen your shame, guilt, losing the battle, losing in sports, winning in chess, taking out trophies and succeeding, not succeeding. They know all about you. They are the first contact available to counsel the patients. They not only have the responsibility, but they present opportunity for intervention. But this is also important that teachers need to be empowered to do things the way they want to do, according to their own assessment. It's a culturally diverse situation. Unless teachers feel empowered to implement the program, unless they feel empowered to be a part of it, unless they establish a partnership in care, our purpose will not be fulfilled. And lastly,